राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर एरे विद देयर एड्रेसेस। ठीक है, तो एक एरे देखने वाले हैं हम, उसको इनिशियलाइज भी करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ हम उसके जब भी सिस्टम में वो एग्जीक्यूट होगा तो वो किस एड्रेस पे स्टोर होने वाला है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इट इज अ हेडर फाइल stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। void main class which returns nothing, meaning of a void is nothing, so it returns nothing. Then character capital A of 5, तो यहाँ पे A of 5 जब भी हम बोलेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे 3 कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि बचे हुए जो एलिमेंट्स रहेंगे जो हम असाइन नहीं करने वाले हैं कैरेक्टर्स, तो वो वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा हम A of 3 कर देते हैं, क्योंकि कैरेक्टर हमने 3 ही लिए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा टोटल 0 to 3, दैट इज 4। तो यहाँ पे 2 ही रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे मैं ब्लैंक दे दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मैंने यहाँ पे 2 दे दिए है, कैरेक्टर 3 है, तो कोई भी जो पहली बार देख रहा है ये वीडियो तो उसको लगेगा कि कैरेक्टर 3 और साइज तो 2 ही दिए। सो उसके लिए 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या रहेगा 0 1 2, ये 3 प्लेसेस रहेंगे इंडेक्स वैल्यूज के एलिमेंट्स, उसमें 3 स्टोर किए जाएंगे कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कैरेक्टर ये क्या है, डेटा टाइप ए, इसका क्या है मीनिंग, ये है एरे वेरिएबल, और 2 जो है वो इसकी साइज है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरे को इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद ये एरे इनिशियलाइज हो गया। ये डिराइव्ड टाइप है, ये मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था कि एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। तो वो कैसे पता चला कि एरे के लिए, इसको इनिशियलाइज करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए हमने किसी भी प्रकार से कोई भी नई वाली हेडर फाइल यूज नहीं की है। जैसे मैथ फंक्शन हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड, math.h हेडर फाइल यूज करते हैं। कभी हम अगर कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रिंग रिलेटेड, तो string.h हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसी भी प्रकार की कोई हेडर फाइल यूज नहीं की है। विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ हेडर फाइल वी कैन यूज द फंक्शन ऑफ अ एरे, जो फंक्शन हमको पता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में एलोकेशन वगैरह होता है, वो सब कुछ। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, दोनों चीजें हमने एक ही लाइन में कर दी कैपिटल ए एरे को। अब क्या होगा, प्रिंटएफ में हम देखेंगे वैल्यू डबल कोट्स में, जैसे हम नॉर्मली प्रिंटएफ यूज करते हैं वैसे ही रहने वाला है। डबल कोट्स में वैल्यू इक्वल टू %c, कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है सिंगल कैरेक्टर को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर %c, एंड एड्रेस इक्वल टू %u। अब ये जो एड्रेस है वो अनसाइन इंटीजर रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं %u। ठीक, तो वो रन टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तब हमको वो मिलेगा। अगर आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो ऑनलाइन में, तो मे बी वो यहाँ पे एरर दे सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में उसको क्या लगेगा, एक बेस लगेगा, या बेस मीन्स मेमोरी लगेगी जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर सके, RAM। ठीक है, जैसे अभी रामायण वगैरह चल रहा है तो मैंने ये शॉर्ट में राम लिया है, RAM। तो यहाँ पे %u हम यूज करेंगे। उसके बाद ये जो चीज है वो डबल कोट्स में है, जो डिस्प्ले होने वाली चीज है, बट उसको वैल्यूज जो जाने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले A of 0 क्यों, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो पहले एलिमेंट को हम लेंगे कि वैल्यू इक्वल टू %c किसको इंडिकेट कर रहा है, A of 0 को, तो वो क्या लेगा, R, कैपिटल R यहाँ पे लेगा, कॉमा %A of 0। जैसे हम इंटीजर वैल्यूज को जनरली एक्सेस करते हैं उसी प्रकार से अनसाइन इंटीजर वैल्यू को भी हम एक्सेस करने वाले हैं एम्परसेंड से, %A of 0। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रिंटफ, जो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू यानी एलिमेंट को एक्सेस करने वाला है A को, कैसे, तो वैल्यू इक्वल टू %c, ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल है और u भी स्मॉल है, एंड एड्रेस इक्वल टू %u। ये पूरे तीनों स्टेटमेंट में कॉमन स्टेटमेंट है, बट चेंजेस क्या होने वाले हैं, यहाँ पे A of 0 है, A of 0 है, %A of 0,
यहाँ पे a ऑफ 1 है, यहाँ पे एम्परसेंड a ऑफ 1 है, यहाँ पे a ऑफ 2 है, कॉमा एम्परसेंड a ऑफ 2 है। जहाँ जहाँ पे एम्परसेंड लगा हुआ है वो एड्रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2 सिंपल एरे हम यूज कर रहे हैं, वो इन कैरेक्टर्स को एक्सेस करने वाला है। तो वो कैरेक्टर जब एक्सेस होंगे तो 1 बाय 1 उसके एड्रेसेस जनरेट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जिनके पास सिस्टम बेस्ड यानी लैपटॉप में या फिर उनके मोबाइल में कंपाइलर इंस्टॉल है, तो उस केस में आपको ये जो आउटपुट आएगा वैल्यू इक्वल टू आर, उसके बाद एड्रेस वैल्यू इक्वल टू ए, उसके बाद एड्रेस वैल्यू इक्वल टू एम, उसके बाद एड्रेस, ये आउटपुट आने वाला है। तो ये एक पर्टिकुलर बेसिक प्रोग्राम है जिसको हम 1 डायमेंशनल एरे में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसी प्रोग्राम को हम एक एरे का बेसिक प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी हैव अ स्लाइटली डिफरेंट एम, दैट इज, अब इसमें हमको क्या करना है, इंसर्ट द 10 एलिमेंट्स इन द एरे एंड आफ्टर इंसर्टिंग प्रिंट देम। 10 एलिमेंट को हम एरे में इंसर्ट करेंगे और उसको हम फिर से प्रिंट करेंगे, यानी जो हमने एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, ठीक है, वो सही सीक्वेंस में आते हैं कि नहीं आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव वो डिस्प्ले होते हैं कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए हम हैश इंक्लूड हेडर फाइल, ये एज इट इज है, वॉइड मेन क्लास रिक्वायर्ड है, उसके बाद कैरेक्टर a ऑफ 10, ठीक। अभी यहाँ पे हमने a ऑफ 10 लिया हुआ है, तो यहाँ पे 11 एलिमेंट्स हो सकते हैं 0 to 10, तो 11 हो गए, बट यहाँ पे हम 10 एलिमेंट्स ही बोल रहे हैं। 11 ये जो स्पेस है वो एक खाली रखने वाले हैं हम, उसका आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ठीक है। तो a ऑफ 10 कॉमा i नाम का एक वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। प्रिंट एफ एंटर द 10 एलिमेंट्स, ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर के लिए, सो दैट यूजर 10 एलिमेंट्स एंटर कर सके। पहला एलिमेंट एंटर करेगा, एंटर, दूसरा एलिमेंट बाद में एंटर, तीसरा एलिमेंट एंटर, ऐसे करते करते 10 एलिमेंट एंटर करेगा। गलती से अगर उसने 11th नंबर भी एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर कर भी दिया, तो भी वो फॉर लूप में एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि फॉर लूप में हमने कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 10, यहाँ पे हमने i लेस देन 10 लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी 10 लेस देन 10 कंडीशन हो जाएंगी तो वो नहीं लेगा। यहाँ पे अगर 9 लेस देन 10 अगर है तो वो लेगा। तो इसके वजह से जो 10 एलिमेंट हमने लिए हैं वो यूजर 11 एलिमेंट्स भी देता है, 11th एलिमेंट्स भी देता है इंडेक्स वैल्यू जिसमें 11 रहेगी, तब भी वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन हमने वैसी दी हुई है। उसके बाद i प्लस प्लस, अभी जो फॉर लूप है, थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में भी हम देखेंगे। फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, i इक्वल टू 0, इक्वल टू ऑपरेटर आगे यानी इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट उसको हम बोलते हैं, भाई यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, 0 वैल्यू इनिशियलाइज होगी i वेरिएबल को, i हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे इंटीजर, सॉरी वो प्रीवियस प्रोग्राम का जो डेटा टाइप था वही रह गया था, वो हमने अभी अपडेट कर लिया है। ये इंटीजर a ऑफ 10 और इंटीजर i है, ठीक है। उसके बाद ऐसी कई सारी गलतियां रहती है प्रोग्रामिंग में जो हमें रन टाइम में पता चलती है, बट प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हो तभी एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी एरर्स आती है, जो भी आप कंसोल विंडो पे एग्जीक्यूट करते हो, जिस प्रकार से आप करते होंगे, उसके नीचे जो एरर आती है वो एरर पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कई इंटरव्यूज में भी आपको एरर्स दी जाती है और बताया जाता है कि ये प्रोग्राम है, इसमें ये एरर आ गई, ये कहाँ पे आ गई, या फिर इसमें जो एरर्स आने वाली है वो कौन सी है, ये रन होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए वो एरर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कैरेक्टर लिख लिया तो ये डेटा टाइप मिसमैच हो गया, तो उसके रिलेटेड कौन सी एरर आ सकती है वो अगर हमको पता है तो जैसी एरर आगे हमको इमीडिएटली एक्नॉलेज हो जाएगा, वो आंसर उसका वो रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो प्रिंटफ हो गया, उसके बाद फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, दैट इज अ कंडीशन चेकिंग। पहले इनिशियलाइजेशन, बाद में कंडीशन चेकिंग, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, जो कॉमा हम जनरली एंड में देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन, सॉरी, इट इज अ पर्टिकुलर सेमीकोलन, कॉमा हम इसको बोलते हैं, क्या आ गया, this one is the comma, it is separated by the semicolon, then I less than 10,
ये होगी कंडीशन। और उसके बाद कोई भी बोलेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, this is the second step condition checking, and then there is this particular statement is executed, that is the third number statement, that is body of a for loop, that is the third number. And after the execution of body of for loop, then there is the incrementation of value of I, because पहले हमने value of I के लिए 0 ली, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, और अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए I प्लस प्लस तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, फिर से वो एग्जीक्यूट हो गया तो आई की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक करने, यानी लूप इन दोनों के बीच में एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोगों को पता होगा कि जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करते थे तो बॉलर बॉल डालता था, राहुल द्रविड़ जी छोड़ देते थे और कीपर उसको कलेक्ट कर लेता था। तो बहुत बार ऐसा लगता था लोगों को कि सिर्फ बॉलर और विकेट कीपर दोनों ही खेल रहे हैं, बैट्समैन तो खाली खड़ा है क्रीज पे और बॉल छोड़ते जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो सकता था कि ये दोनों सिर्फ प्ले कर रहे हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे एक्शन में नहीं है। बट इसके लिए क्या है, पहला ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है दैट इज कंडीशन चेकिंग, एंड देन नेक्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट इज व्हाट, बॉडी ऑफ द फॉर लूप जो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं। वो क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट मुझे रखना है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं दिए। मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, मोर देन वन स्टेटमेंट्स अगर है तो हम क्या करते हैं, क्लोज एंड ओपन ये ब्रैकेट्स हम जनरली देते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैनर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा %d %a ऑफ i, यानी i की वैल्यू क्या है 0, a ऑफ 0 यानी पहला एलिमेंट। यूजर ने जो भी पहली वैल्यू दी होगी वो यहाँ पे क्या की जाएगी, स्कैनर के थ्रू रीड की जाएगी। तो ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जब हमने देखा था उसके टाइप पे हमने स्कैनफ और प्रिंटफ को देखा था। तो स्कैनफ यहाँ पे रीड करेगा a ऑफ 0 की वैल्यू। अब इसके बाद सेमीकोलन है, ये यहाँ पे रुक जाएगा और उसके बाद वो फिर से जाएगा फोर्थ नंबर स्टेप पे, वैल्यू ऑफ i विल बी गेटिंग इंक्रीमेंटेड, वैल्यू ऑफ i इज बिकम 0 से 1 हो जाएंगे। तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे आएगा %d क्या बता रहा है कि ये जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है, वो एक्सेप्ट ओनली इंटीजर टाइप का डेटा करेगा। तो $a ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, यानी 1 नंबर का जो भी इंडेक्स वैल्यू है वहां पे जो भी नंबर यूजर ने दिया होगा सेकंड नंबर पे वो उसको रीड करेगा। ऐसे करते 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 वो जाएगा, इंक्रीमेंट होते होते i की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद स्कैनर के थ्रू 10th नंबर का एलिमेंट रीड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स वैल्यू 9 बट वो 10th नंबर का एलिमेंट रहेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 9 टोटल 10 एलिमेंट। तो जो 10th नंबर की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे रीड हो जाएगी, सेमीकोलन। उसके बाद फिर से i प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी 10 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू नहीं है, और उस केस में वो ये पूरा जो लूप है फॉर लूप वो ब्रेक होकर उसके नीचे के फॉर लूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होने वाली है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, फॉर लूप की जो बॉडी है ये प्रिंटफ, और उसके बाद इंक्रीमेंट। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होने वाली है। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूजर ने जो वैल्यूज एंटर की है, जो वैल्यू सेम वैल्यूज जो स्कैनफ ने रीड की है वही वैल्यूज प्रिंटफ यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। तो कैसे प्रिंट करेगा, बैकस्लैशन ये हमने क्यों दिया है यहाँ पे कि वो नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आना चाहिए, नहीं तो वो एक ही लाइन में आ सकता था। तो बैकस्लैशन एलिमेंट्स आ, यहाँ पे भी आप बैकस्लैशन दे सकते हो, a ऑफ i। तो वो क्या करेगा, हर एक वैल्यू को प्रिंट करता करते करते जाएगा जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स आर, ये हर लाइन में आपको आउटपुट मिलेगा, और उसके आगे जो एलिमेंट्स एंटर किए थे यूजर ने वो आपको मिलेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोग्राम्स हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी बता दिया है। वो आप आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे एग्जीक्यूट कीजिए, उसका आउटपुट मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको कुछ भी क्वेरीज रहे इन प्रोग्राम के रिलेटेड वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज फिलहाल के लिए इतना ही है, 1 डायमेंशनल अरे के रिलेटेड और एरे के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।